नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रकाश। आज हम एक ऐसे विषय में के बारे में चर्चा करते हैं जो इतना महत्वपूर्ण है, जिससे हमें यह चीज मिलेगी कि कविता पढ़ी कैसे जाती है। और किसी कविता को पढ़ने के लिए जो पुस्तक में दिया हुआ है वही काफी नहीं है। आप जब तक किसी प्रवृत्ति को, जब तक उस कवि के मनोभाव में नहीं जाएंगे, तब तक वो कविता समझ में नहीं आएगी। जैसे मैंने कहा था कि जब तक आप शमशेर बहादुर सिंह को समझने से पहले आपको बिंब को समझना पड़ेगा। बिंब धर्मिता अगर आपने समझ ली तो शमशेर की कविता समझ लेंगे। उसी प्रकार अगर बहुत सरल है देखने में, पढ़ने में, लेकिन अगर आपने हरिवंश राय बच्चन को समझना है और उनकी कविताओं की तह में, गहराई में जाना है, तो आपको क्या करना है? कवि का आत्म परिचय समझना है। कवि का आत्म परिचय क्या है? ये कवि किस प्रवृत्ति है, किस अंदाज में उनकी कविताएं हैं, उनकी कविताओं का मिजाज क्या है, वह हम कविता को कविता की दृष्टि से ही समझ सकते हैं। देखिए कैसे। हालावाद, अगर हमने बच्चन को जानना है, अगर हमें हरिवंश राय बच्चन के किसी कविता के उस मर्म को जानना है, तो सबसे पहले हमें हालावाद को जानना है। और हालावाद है क्या? यह हालावाद आया कहां से? यह हालावाद झलकता कैसे है? इस हालावाद की मनोवृत्ति क्या है? बच्चन को हालावाद का जो हालावादी कहा जाता है, अरे ये हालावाद जो है, काव्य में उसकी स्थिति क्या है, उसकी स्वीकृति क्या है, उसे उस हालावाद को किस अंदाज में लिया गया, यह जानने के लिए हमें सबसे पहले यह जानना है कि हरिवंश राय बच्चन जो हालावाद के प्रवर्तक कहलाते हैं, उन्होंने हालावाद के बारे में क्या कहा, और उनका जो हालावादी जो साहित्य सृजन है, उनकी जो काव्य सृजना है, उसमें हालावाद की झलक कैसे आ रही है। और वो तब हम जान पाएंगे, तब सबसे पहले हम हालावाद को जान पाएंगे। देखिए, हालावाद में सीधा सा एक आता है मस्ती का। हालावाद होने का बड़ा सा अर्थ लगा लिया जाता है कि मस्ती का काव्य। लेकिन यह मस्ती का काव्य, क्या बच्चन का काव्य मस्ती का काव्य है? मुझे तो कहीं नहीं लगता। फिर हालावाद के बारे में कहा जाता है कि मांसल सौंदर्य का काव्य। ये मांसल सौंदर्य क्या होता है? सौंदर्य की कौन सी कोटि होती है जो मांसल सौंदर्य होता है? ये सब जब चीजें हम नहीं जानेंगे, तब तक हालावाद को नहीं जान पाएंगे। और बच्चन के हालावाद और उमर खय्याम के हालावाद में जो अंतर है, जिस दिन हम ये अंतर जान लेंगे, बच्चन का मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, बच्चन का लगभग पूरा हालावादी साहित्य जान लेंगे। और इस दृष्टि से फिर जब हम बच्चन के आत्म परिचय को पढ़ेंगे, तब हम पूरा का पूरा जान लेंगे कि हालावाद का प्रभाव बच्चन पर कैसे है, और हालावाद की मनोवृत्ति, उसकी प्रवृत्ति, उसकी झलक कहां है और वो है क्या। देखिए, सबसे बड़ी बात, हरिवंश राय बच्चन जो है ना, ये ऐसे कवि नहीं है। हरिवंश राय बच्चन नव जीवन, नव आनंद और नव युग बोध के कवि है। यानी जीवन की भी नूतनता है वहां, आनंद की भी नूतनता है वहां, और युग के बोध की भी नूतनता है वहां। और इसीलिए बच्चन के बारे में, बच्चन का प्रसिद्ध जो पंक्ति है, वो हालावाद की जगह पकड़ेंगे तो वैसे पकड़ेंगे, मिट्टी का तन, मस्ती का मन। यानी वो संसार की नश्वरता को स्वीकार करते हैं, लेकिन अपनी मन की मनस्विता को, उसकी अपराजयता को, उसके अमरत्व को कभी अस्वीकार नहीं करते हैं। मैं एक छोटी सी बात से आपको बताता हूं। उमर खय्याम की रुबाइयों को पढ़ते हुए बच्चन पर हालावादी जो साहित्य या हालावादी जो प्रभाव है, वो उमर खय्याम का है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़ा अंतर है जो बच्चन और उमर खय्याम के हालावादी होने में है। देखिए, उमर खय्याम ने जो सबसे बड़ी, मैं आपको बताता हूं, जो सबसे बड़ा उनका जो आधार था, वो क्या था? वो ये कहते थे कि भाई देखिए, जीवन में मृत्यु हर पल, हर क्षण आपके सामने खड़ी है, और ऐसे में अगर आपने थोड़ी मस्ती कर ली,
उस मृत्यु के भय से थोड़ा सा अपने आप को बचा लिया, आनंद में थोड़ा सा अपने डुबकी लगा ली, और उस डुबकी का माध्यम उसको आपने मदिरा को भी बना लिया, तो वो उनका हालावाद था। उनके हालावाद में एक बहुत बड़ी चीज वो थी कि वो कहीं ना कहीं हालावादी होने का अर्थ मृत्यु का भय सता रहा था उनको, इसलिए वो क्षणिक सुखवाद था, क्षणिक आनंद था, और वो क्षणिक आनंद वो मदिरा में भी समझ लीजिए। लेकिन बच्चन का हालावाद वो नहीं था। बच्चन के हालावाद में कहीं पर भी ऐसी बातें नहीं। वहां देखिए उमर खय्याम के हालावाद में वहां प्रलोक प्रधान हो जाता है, उस पार प्रधान है, लेकिन बच्चन के हालावाद में इस पार प्रधान है। इस पार प्रिय तुम हो मधु है, उस पार न जाने क्या होगा। उस पार के बारे में ज्यादा न जाने क्या होगा है, लेकिन यहां तो सब कुछ है। जो है उसके बारे में वो किस प्रकार की दृष्टि रखते हैं, वो बच्चन का हालावाद है। समझ लीजिए, जो बच्चन की जो मस्ती है, बच्चन का जो मस्ती का राग है, वो मृत्यु के सताए हुए या मृत्यु के भय का समाधान नहीं है। वो मृत्यु के भीतर जीवन को उतारना है। यानी बच्चन के हालावाद ने मृत्यु में जीवन को घुसा दिया, जीवन को मृत्यु से बचाया नहीं है। यह बड़ा फिलोसॉफिकल अंतर है। इसको जब आप पकड़ेंगे ना, तब आप समझेंगे वास्तव में ये जो जिस प्रकार से एक मोटी सी धारणा बन जाती है, प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि वो मस्ती का है, आनंद का है, बस मांसल सौंदर्य है, भोग विलास टाइप का है कि मस्ती करो, मौज करो। ये नहीं है। और ये नहीं क्यों नहीं है, मैं आपको बताता हूं। बच्चन सबसे पहले अगर किसी की बोलते हैं जय, तो वो संसार की बोलते हैं, और इसीलिए वो कहते हैं कि संसार से मेरा संबंध क्या है, कड़वा मीठा हो सकता है, लेकिन संसार से मेरा संबंध है। मैं संसार को छोड़ नहीं रहा हूं। संसार की हर चीज, जो आत्म परिचय पढ़ेंगे ना, उसमें यही चीजें आएगी कि संसार से हर चीज से मेरा लगाव है। ठीक है, मैं उसको मानता हूं कि नहीं मानता हूं, उससे नहीं होता है, लेकिन उसका प्रभाव अवश्य है। और इसीलिए देखिए वो जय किसकी बोलते हैं, जय हो हे संसार तुम्हारी, जय हो हे संसार तुम्हारी, जहां झुके हम, जहां झुके हम वहां तनो तुम, जहां झुके हम वहां तनो तुम, जहां मिटे हम, जहां मिटे हम वहां बढ़ो तुम जीतो उस ठोर जहां पर, तुम जीतो उस ठोर जहां पर हमने बाजी हारी, जय हो संसार तुम्हारी। अब यहां देखिए बच्चन का हालावाद है। यहां वो संसार की जय इस रूप में बोलते हैं कि चाहे मेरे व्यक्तिगत जीवन में मेरी हार हो, लेकिन मैं संसार की पराजय को स्वीकार नहीं करता हूं। ये दुनिया सदैव रहेगी। इसलिए जब बच्चन में जब पढ़ते हैं ना, तो बच्चन की जो मधुशाला है, बच्चन की मधुशाला क्या है, बच्चन की मधुशाला ये दुनिया है। दुनिया कभी भी नहीं मिटने वाली है, मधुशाला कभी नहीं मिटने वाली है। और उसमें जो जीवन है, ये जीवन क्या है, ये मधु कलश है। ये जीवन मधु का कलश है। बस ये चीज, और उससे भी बड़ी चीज, और कल्पना जो है वो साकी है। कल्पनाएं ही कवि जो दे रहा है, उसमें उसका जो साकीपन, सौंपना है, अर्पित करना है, पिलाना है, वो उनकी कल्पना है। और उससे भी बड़ी बात, कविता क्या है, कविता प्याला है। ये चार चीजें जो है बच्चन का हालावाद बताती है। इसलिए देखिए, जब उमर खय्याम ने एक उनकी जो रुबाई थी, उसी रुबाई से मैं पकड़ता हूं और बताता हूं कि बच्चन और उमर खय्याम में अंतर क्या था हालावाद में। उमर खय्याम की थी, जीर्ण जगती है एक सराय, कि ये जो संसार जो है ना, ये तो एक सराय है, और वो भी जीर्ण, जीर्ण शीर्ण है, मतलब नष्ट होने वाला है, नश्वर है। और बच्चन क्या कह रहे थे, जय हो संसार तुम्हारी। तो देखिए, जीर्ण जगती है एक सराय, कौन आया जग में फिर लौट, कौन आया जग में फिर लौट, किया जिसने जग से प्रस्थान, खड़ी जीवन तरणी क्षण चार,
खड़ी जीवन तरणी क्षण चार, बहुत संभव है जा उस पार, न फिर यह आ पाए इस पार। इसी का तोड़, इसी जो क्षण जीवन तरणी, जो मतलब क्षण भर की जो ये जीवन है, इसी को बच्चन ने क्या कर दिया, इसी को बच्चन ने एक अमृत पे प्रदान कर दिया। और बच्चन ने कैसा क्या किया, बच्चन ने उसी क्षण चार को नए रूप में कह दिया, हो चुका है 4 दिन मेरा तुम्हारा। देखिए, हो चुका है 4 दिन मेरा तुम्हारा, हेम हसीनी, और इतना भी यहां पर कम नहीं है। यानी वो कहते हैं अगर 4 क्षण भी है ना, वो भी कम नहीं है जीने के लिए। जीवन को जीने का जो अंदाज है वो बच्चन का हालावाद है, जो मस्ती का राग है वो बच्चन का हालावाद है। और इसीलिए बच्चन जो जब जिस बात को कहते हैं, ऐसी बात नहीं है। सच्चाई यह है कि जीवन में सबसे ज्यादा दुख भी बच्चन ने झेले हैं, गरीबी भी बच्चन ने बहुत भोगी थी, तो अमीरी का आनंद भी बच्चन ने बहुत लिया था। लेकिन सबसे बड़ी जो बात थी बच्चन के हालावाद में, न तो बच्चन अपनी गरीबी पर रोए और न बच्चन अपनी अमीरी पर पैतरा बदले, न कभी दुख में हाय तौबा की और न कभी सुख को छुपाने की कोशिश की। जो था वो सामने रखकर कह दिया। इसीलिए तो इनकी आत्मकथाएं प्रसिद्ध हुई। बार बार प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न आने के पीछे कोई ना कोई लॉजिक है। इसलिए मैं कहता हूं जब तक इन प्रवृत्ति को, कवि के उस अंदाज को, उस मूल संदेश को नहीं पकड़ेंगे, कविता नहीं पकड़ में आती है। और इस तरीके से जब हम कवि को जान लेंगे, उसके बाद कहीं पर भी कोई समस्या नहीं रहती है। देखिए, एक एक पंक्ति में बच्चन खोल देते हैं जीवन को, अपने उस हालावाद को खोल देते हैं। बात यह नहीं थी, बच्चन के हालावाद को लेकर बच्चन पर बहुत हमले हुए, बच्चन का बहुत विरोध हुआ, और यह सबको पता है कि यहां तक कि उस समय का सबसे बड़ा व्यक्तित्व महात्मा गांधी तक यह संदेश गया था कि यह कवि जो है लोगों को मदिरालय की ओर धकेल रहा है, लोगों को शराबी बनाने की ओर अपने सृजन को दिशा दे रहा है। लेकिन जिसने जाना ही नहीं वो क्या कहेगा। इसीलिए बच्चन ने क्या कहा, बच्चन ने साफ कहा कि उनकी मधुशाला क्या है, जितनी दिल की गहराई हो, जितनी दिल की गहराई हो उतना गहरा है प्याला, जितनी दिल की गहराई हो उतना गहरा है प्याला, जितनी मन की मादकता हो, जितनी मन की मादकता हो उतनी मादक है हाला, जितनी उर की भावुकता हो उतना सुंदर है साकी, जितना ही जो रसिक उसे है उतनी प्यारी मधुशाला। सारा का सारा जो हालावाद का जो सिद्धांत था, उसका जो मर्म था, उसकी जो मार्मिकता थी, उसकी जो उसका अंदाज था, उसमें कवि ने कह दिया कि भाई आप कौन किस तरीके से कविता का अर्थ लगाता है ये उसके ऊपर निर्भर करता है। ये कविता का अंदाज भी है और कविता की सबसे बड़ी सजीवता है। कविता के कविता होने का यही तो प्रमाण है, यही तो कविता का प्रमाण है कि कविता का कोई एक अर्थ नहीं होता है। उस कविता में अर्थ ध्वनि नहीं होती है, कविता में अर्थ का बिंब प्रकटीकरण होता है। कविता अर्थ को प्रकट नहीं करती है, कविता अर्थ को सिर्फ ध्वनि देती है। और जिसके पास जैसी ध्वनि जाती है, जिस प्रकार की उस ध्वनि को ग्रहण करने की शक्ति और क्षमता है, उसी का जैसा मन है उसको कविता वैसी ही समझ में आती है। और इसीलिए साफ साफ उन्होंने कह दिया था कि भाई मेरे लिए क्या, मेरे लिए वो मदिरालय नहीं है कि जहां शराब मिलती हो। मेरे लिए क्या है, मेरे लिए तो मधुशाला वह नहीं जहां पर, मधुशाला वह नहीं जहां पर मदिरा बेची जाती है। साफ एकदम कि मधुशाला वह नहीं जहां पर मदिरा बेची जाती है, भेंट जहां मस्ती की मिलती, मेरी तो है वह मधुशाला। मस्ती की भेंट, ये मस्ती की भेंट क्या है। बहुतों ने कहा कि जो बच्चन का जो काव्य सृजन है वो एक तरह से अपने ही जीवन की कड़ियों को, जीवन के उतार चढ़ाव को, उसको कविता के अंदाज में कहना है। तो यही तो कवि का सबसे बड़ा कवि होने का प्रमाण है। इसलिए बच्चन अपने युग में सबसे बड़ी कवि है।
और बड़े होने का कारण क्या है? देखिए, बच्चन बड़े इसलिए हैं कि बच्चन ने हिंदी काव्य के क्षेत्र में जो छायावाद, आप देखिए साहित्य के विद्यार्थी हैं, छायावाद का जो जिस प्रकार का काव्य सृजन था, और काव्य सृजन में क्या था छायावाद में? छायावाद में एक ही बात थी, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, प्लायनवाद। एक तरह से जीवन से निराश हताश होकर दौड़ लगाई जा रही थी, एक कल्पना की बिना जमीन के उड़ान भरी जा रही थी। और वो उड़ान कैसी थी जिसके बारे में साहित्यकारों ने कहा, आलोचकों ने कहा, ये युधिष्ठिरी रथ था जो जमीन से ऊपर उड़ रहा था, चल रहा था। उसको जमीन पर जिसने टिकाया, जिसको यथार्थ प्रदान किया, जिसने यथार्थ की भूमि प्रदान की, वो थे हरिवंश राय बच्चन। इसलिए बच्चन को सबसे ज्यादा स्वीकृति मिली। अपने युग में बच्चन को सबसे ज्यादा आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन स्वीकृति भी सबसे ज्यादा बच्चन को मिली। ऐसा कोई थोड़ा सा भी सरस साहित्यिक रुचि रखने वाला व्यक्ति नहीं होगा जिसको बच्चन की मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश या उनकी निशा निमंत्रण, आकुल अंतर, जितनी भी बच्चन की काव्य रचनाएं उनके बारे में उनको जानकारी नहीं हो, और बच्चन के अंदाज का पता नहीं हो। और ऐसा कभी नहीं हुआ। और कारण यह था, देखिए, कवि को भी इसका पता था कि जिस तरीके से कवि का विरोध हो रहा है, तो विरोध के साथ बच्चन को यह भी पता था कि उसकी सामाजिक स्वीकृति भी कितनी होती जा रही है। बच्चन ने स्वीकारा था अपने काव्य में। देखिए कैसे कि कहा गया कि कह रहा जग वासना में हो रहा उद्गार मेरा, कि जग में यह कहा जा रहा है कि मैं सिर्फ अपने काव्य के उद्गारों में सिर्फ वासनाएं ही अभिव्यक्त कर रहा हूं, पूरा जग कह रहा है। और ये उन्होंने कविता बनाई, कवि की वासना, मधुकलश में। या फिर है कुपथ पर पाव मेरे आज दुनिया की नजर में, कि कहा मैं जो काव्य सृजन कर रहा हूं, मेरे काव्य की जो हालावादी मनोवृत्ति है, उसकी प्रवृत्ति है, उसको कहा कि कुपंथ पर पाव है, ये कवि का पथ नहीं है, कवि को इस पथ पर नहीं जाना चाहिए। दुनिया की नजर में पथ भ्रष्ट शीर्षक से उन्होंने मधुकलश में कविता लिखी। फिर भी कभी कभी घबराया नहीं, कभी विचलित नहीं हुआ। यह भी तो बच्चन का हालावाद था। जिसको मस्ती के राग में जो डूबा हुआ है ना, वो कभी डरता और घबराता नहीं है। जीवन में जिसने जीवन की जिजीविषा में जीवन को जीने का आनंद लेना चाहता है, वो कभी मृत्यु से घबराता नहीं है, वो कभी छुपता नहीं है, छुपाता नहीं है। ये बच्चन में मिलेगा। देखिए, और इससे भी बड़ी बात जो तो बच्चन में थी कि बच्चन ये भी जानते थे कि जिस प्रकार से लोग उन्हें यह कह रहे हैं कि देखिए, लिए मादकता का संदेश फिरा मैं कब से जग के बीच, मादकता का संदेश लेकर मैं जग के बीच फिरा, कहीं पर कहलाया विक्षिप्त, कहीं पर कहलाया मैं नीच। कवि को यह भी पता था कि लोगों ने मुझे विक्षिप्त पागल कहा, कभी कहा नीच है, ये कवि होने योग्य ही नहीं है। फिर भी कवि ने क्या कहा? कवि ने कहा मैं सबसे पहले हालावादी हूं। चाहे मेरे काव्य को, मेरे सृजन को किसी मरुस्थल में बहा दो पत्ते फाड़ के, ये भी कविता है, लेकिन मैं अपने मस्ती के अंदाज को नहीं छोड़ सकता। और मेरी मस्ती की अंदाज को हर कोई जानेगा, जो गहराई में जानेगा वही मेरी मस्ती उस हालावाद को पकड़ पाएगा। तो वो जो चीजें थी बच्चन में, उसका एक अंदाज था। और उससे भी बड़ी बात, बच्चन ने है अंधेरी रात तो दिया जलाना कब मना है, छोटी सी बात को इस अंदाज में कह दिया कि भाई मान लीजिए जीवन में घोर निराशा है, दुख है, लेकिन क्या रोशनी की तलाश भी ना किए जाए, दुख से बाहर निकलने के प्रयास ही नहीं किए जाए, क्या दुख में ही डूब जाए। अब ये जो प्रयास है वो कवि किस रूप में कर रहा है और वो जन जन तक किस रूप में जा रहा है, वो बच्चन का हालावाद है। और बच्चन के हालावाद में जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था माना वो बेहद प्यारा था। ये जो लय में जो बच्चन जो इस गीत को कहते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि एक बार किसी भी
दुख के महासागर में डूबा हुआ इंसान भी अगर इस गीत को सुन ले तो मैं कहता हूं उसके दुख का रेचन हो जाएगा, विरेचन हो जाएगा, उसका दुख दूर हो जाएगा। क्या किसी के दुख को बांट देना, किसी के दुख को दूर कर देना काव्य के स्वभाव में नहीं है। और यह काव्य का स्वभाव कौन देता है? बच्चन का हालावाद देता है। इसलिए मैं कहता हूं बच्चन के हालावाद को जानने के लिए पहले जीवन के अंदाज को जाना जाए, जीवन है क्या उसको जाना जाए। जीवन का मतलब यही नहीं है, जीवन किस तरीके से जिया जा सकता है और जीवन में कितनी आशा और उम्मीद रखी जा सकती है, वो बड़ी महत्वपूर्ण है। छोटी सी बात में देखिए अंदर से मनोभाव कैसे निकल के आते हैं। छोटी सी बात में बच्चन ने इसी जीवन के दर्शन को, इसी हालावाद के दर्शन को कह दिया कि विहंसता आता है हर प्रात, बिलखती जाती है हर शाम। कि प्रकृति में यही होता है, विहंसता आता है हर प्रात, बिलखती जाती है हर शाम। कि सुबह हमेशा हंसती हुई आती है और शाम हमेशा बिलखती हुई जाती है। सीधा सा सिद्धांत है कि जीवन में जो दुख है उसके बाद सुख आएगा, और सुख में डूबे हो तो दुख आना है। इसलिए इनमें कुछ भी नहीं है, प्रकृति में यह सब कुछ समाहित है। तो ये जो अंदाज था बच्चन का, ये अंदाज अद्भुत था। और इसी अंदाज में देखिए जब हम आत्म परिचय पढ़ते हैं बच्चन का, तो ये आत्म परिचय यही तो है, यही तो बच्चन का आत्म परिचय है कि वो किस प्रकार से संसार के साथ अपने संबंध को, कुछ लोग कहते हैं कि वो कह रहे हैं कि मुझे संसार से कोई नाता ही नहीं है, मेरा संसार से कोई संबंध ही नहीं है, जग तो उनकी गाता है जो जग की गाते हैं, बस मैं तो ऐसे जग रोज बनाता हूं मिटाता हूं। ये जो अंदाज था उसके भाव अलग है, ये जो भाव है वो कल्पना के भाव अलग है, उसकी स्वीकृति, उसकी संस्कृति, उसके प्यार और उसका अंदाज जो है वो अलग है। जब उसमें जाएंगे तब हमें पता चलेगा कि सबसे पहले जो संसार की जयकार करने वाला व्यक्ति है वो संसार का तिरस्कार कैसे कर सकता है। जो कहता है जहां मैं मिट गया हूं वहां तुम बन जाओ, वो कैसे कह सकता है कि मैं ही सब कुछ हूं। जो संसार में इतना आनंद खोज लेता है, जो संसार में इतनी जीवंतता खोज लेता है, वो संसार से विरागी कैसे हो सकता है। तो ये बच्चन थे, बच्चन ने जीवन को उस अंदाज में कहा। और एक बार उन्होंने एक बात कही थी कि मेरे पास न कोई बौद्धिकवाद है, न मेरे पास कोई विचारवाद है, न मैं किसी विचार को पकड़ करके लोगों के बुद्धि के माध्यम से लोगों के दिलों में उतरता हूं। मैं किसी विचार को, आइडियोलॉजी को लेकर नहीं चल सकता हूं। मैं क्या पकड़ कर जाता हूं? मैं लोगों का सीधा हृदय से हृदय तक पहुंचता हूं। यानी मेरे पास मात्र एक साधन है, वो मेरा हृदय है। उस हृदय से ही मैं दूसरों के हृदय में प्रवेश करता हूं, बीच में कोई माध्यम मेरे पास नहीं है। इसलिए जब उनकी कविताओं में उनका जीवन बोलता है तो सिर्फ उनका जीवन ही नहीं बोलता है, उसका अपना युग बोलता है, एक व्यक्ति के भीतर का मनोभाव बोलता है, एक साधारण रस का अंदाज बोलता है, जीवन के प्रति जो हमें होना चाहिए उसकी झलक बोलती है। यह बच्चन में मिलता है। इसलिए हां, आलोचकों ने एक बना दी कि ये जो हालावादी थे ये तो एक मांसलता में डूबे हुए थे, इनके पास जीवन का कोई व्यापक उद्देश्य नहीं था, ये कोई क्रांतिकारी और परिवर्तन की ओर आकांक्षित नहीं थे, इनके पास कोई विचार नहीं था, ये तो सिर्फ भोग में, प्याले में, हाला में, ये सब, ये प्रेमिकाओं में, इन्हीं में उन्होंने अपनी शब्दों की तुकबंदियां कर दी है। ऐसा नहीं है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, हो नहीं सकता। उनका प्याला ही अलग है, उनकी हाला ही अलग है, उनकी दुनिया ही अलग है, उनकी मधुशाला ही अलग है। अब सब कुछ जो उनका अलग है, वो सब कुछ अलग होते हुए सबसे बड़ा जीवन और वो संसार है, उसको वो जीते हैं। जो संसार में रहकर संसार को नहीं जी पाया वो क्या इंसान होगा, वो क्या सृजक बनेगा, वो दूसरों को क्या दिशा दिखाएगा। संसार में रहकर संसारी होकर जी करके दिखाया बच्चन ने। और उसमें जिस तत्व की उन्होंने खोज की, आनंद की जिस खोज की, वो खोज किस तरीके से हुई, वो तरीका हालावाद था। इसलिए किसी को यह कह देना, मतलब ये जो धारणा बना लेना, एक बड़ी सी धारणा बना ली जाती है कि ये तो बस प्याला और ये सुरा और सुंदरी का ही काव्य है, एक बड़ा से भोग विलास का काव्य। अरे कहीं पर भी नहीं है, ये जीवन के अंदाज का काव्य है, जीवन को जीने का सबसे जो बेहतरीन तरीका हो सकता है उसका काव्य है, दुखों के समंदर को पार करने का काव्य है, जीवन में आशा और उम्मीद को संजोने का काव्य है। और सबसे बड़ी बात जो बच्चन ने कही कि जीवन की जो प्यास है वो कभी मिटती नहीं है। देखिए उनकी जो मधुशाला है उसका अभिप्राय ये नहीं है
कि खाओ पियो मौज करो, कहीं पर भी नहीं है। लेकिन वो कहते हैं कि जो खा पी करके भी चाहते हैं कि यही हमने तो जीवन जी लिया है, वो भी बहुत बड़ी भूल करते हैं। जीवन कुछ और है, जीवन का अंदाज कुछ और है, जीवन परिस्थितियों में कुछ और कहता है। वो जो कहता है ना, वो बच्चन का अंदाज था। देखिए कैसे, एक उनकी मधुबाला में बहुत अच्छी पंक्ति आती है कि चाहे जितनी मैं दूं हाला, चाहे जितनी मैं दूं हाला, चाहे जितना तू पी प्याला, चाहे जितनी मैं दूं हाला, चाहे जितना तू पी प्याला, चाहे जितना बन मतवाला, सुन भेद बताती हूं अंतिम। देखिए, चाहे जितनी मैं दूं हाला, चाहे जितना तू पी प्याला, चाहे जितना बन मतवाला, सुन धीरे से सुन भेद बताती हूं अंतिम। वो भी अंतिम भेद है, इसके ऊपर कोई भेद नहीं है। सुन भेद बताती हूं अंतिम, ये शांत नहीं होगी ज्वाला। तुम चाहते हो कि जीवन की ज्वाला को शांत कर दो, जीवन की सारी इच्छाओं कामनाओं को पूरा कर लो, या जीवन में जिस प्रकार की जो आप जीवन का अंदाज है उसमें अपने आप में ही पूर्ण कर लो, तो कभी संभव नहीं है। ये मधु की बाला ने कह दिया। मधुशाला के बाद मधु की बाला आई, उसमें ये कह दिया उन्होंने। और उससे भी बड़ी बात, वो जीवन को जिस तरीके से देखते थे कि सेज सजा सब दुनिया सोई, ये तो कोई तर्क नहीं है कि सारी दुनिया आनंद में डूबी हुई है इसलिए हम भी आनंद में डूब जाएं, या सारी दुनिया रो रही है हम भी रोने लग जाएं। सेज सजा सब दुनिया सोई, ये तो कोई तर्क नहीं है। क्या मुझ में तुझ में दुनिया में सच कह दे कुछ फर्क नहीं है। यानी अपना आत्म परिचय, क्या आपका अपना अस्तित्व नहीं है? क्या आप दुनिया के उस रेले में ही चले जा रहे हो, जैसी दुनिया है वैसे ही होते जा रहे हो? तब फिर आप सच जान ही नहीं पाते हो, तब फिर आप हालावाद को जान ही नहीं पाते हो। यह था बच्चन का अंदाज कि देखिए, सेज सजा सब दुनिया सोई, ये तो कोई तर्क नहीं है। क्या मुझ में तुझ में दुनिया में सच कह दे कोई फर्क नहीं है। यार फर्क होगा, अपने उस अंतर को, उस फर्क को पहचानना ही हालावाद है। हमें उस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, हमें अपने भीतर के उस अस्तित्व को जानना है। और यह अस्तित्व कब जानना है? हम संसार में रह करके भी संसार के अंदाज को जानना। एक पुस्तक में बड़ी उसकी बहुत प्रसिद्ध पंक्ति आती है बच्चन की, दुनिया में हूं दुनिया का तलबगार नहीं हूं, दुनिया में हूं दुनिया का तलबगार नहीं हूं, बाजार से गुजरा हूं खरीदार नहीं हूं। सब कुछ है इसमें। ये बच्चन का जो अंदाज और हालावाद है वो इसमें है कि दुनिया में हूं, मैं दुनिया में ही हूं, संसार में हूं। ऐसा नहीं है कि मैं संसार छोड़ रहा हूं या संसार से मुझे कोई लेना देना नहीं है। दुनिया में हूं, दुनिया का तलबगार नहीं हूं। मैं कोई भिखारी और भीख मांगने वाला, वहां को भिक्षुक नहीं हूं कि दुनिया से दुनिया याचक बन करके कुछ प्राप्त करूं। तलबगार नहीं हूं मैं उसका। बाजार से गुजरा हूं, बाजार से जा रहा हूं, खुला बाजार पड़ा है, लेकिन खरीदार नहीं हूं। यानी गुजरना भी कोई जरूरी नहीं है कि जो बाजार जाए वो बाजार से खरीद करके लाए। बाजार से सीधा जा भी सकता है, बाजार को देख भी सकता है। यानी जीवन में क्या निश्चित ही उद्देश्य ही सब कुछ है, परिस्थितियां भी बहुत बड़ा सत्य है। और उसी अंदाज से जीवन को जिया जा सकता है। जो एक ही ढर्रे पर चलते हैं वो जीवन को जी नहीं पाते हैं, वहां जीवन बोझ होता है, जीवन भार होता है। और ये जो भार है, इस भार को हटाने का काम काव्य करता है, साहित्य करता है, वो रचनात्मकता प्रदान करता है। जिसने अपने अनुभव को जाना नहीं, उसने पूरी दुनिया को कभी पहचाना नहीं। और दुनिया का सबसे बड़ा संकट क्या है? खुद को खुद से अनजान, खुद का खुद से अनजानापन। हम खुद को नहीं जान पाते हैं। सैकड़ों लोगों के बारे में, हजारों लोगों के बारे में हमसे पूछ लो, लेकिन कोई हमसे पूछे आपका परिचय क्या है, आपका आत्म परिचय क्या है, तो हम अपने आत्म परिचय में ज्यादा से ज्यादा या तो वो बायोलॉजिकल परिचय पर उतर आते हैं, माता पिता का नाम पे उतर आते हैं, लेकिन जो आपके आत्म होने का, आपके अस्तित्व का, आपकी पहचान होने का कोई परिचय है, वो परिचय हम दे ही नहीं पाते हैं। इसलिए ये कविता, इस कविता में मैं कहता हूं इतनी बेहतरीन कविता है। आत्म परिचय ये हर व्यक्ति को
बताती है कि क्या आपका आत्म कहां है और उसका परिचय कहां है। जिसने आत्म को नहीं जाना उसका परिचय भी नहीं होगा। इसलिए उन्होंने कहा कि दुनिया में हूं, दुनिया का तलबगार नहीं हूं, बाजार से गुजरा हूं, खरीदार नहीं हूं। और उससे भी जो बच्चन का जो अंदाज था, बच्चन का जो हालावाद था, मैं फिर वो एक जो बात थी कि मिट्टी का तन मस्ती का मन, पूरा हालावाद इसमें इस दो पंक्तियों की, इस गीत की लाइनों में समाहित है कि मिट्टी का तन मस्ती का मन। यानी संसार की नश्वरता को स्वीकार करते हुए भी मस्ती को इस प्रकार से जीना, मस्ती को इस प्रकार से प्रकट कर देना, जीवन को इस प्रकार जीवंत कर देना कि जो मिट्टी का तन है उसी में मस्ती का मन भी बिठा देना। यह देखने में हकीकत में विरोधाभासी है, विरोधजनक लग रहा है, लेकिन यही तो हालावाद है। जहां आपने छोड़ा वहां कवि ने पकड़ा है। जहां हमने सोचा इसके पार कुछ नहीं है, वहां कवि ने कहा कि इसके पार नहीं, यहां इस पार भी बहुत कुछ है जो आपने नहीं सोचा, आपने नहीं समझा है। देखिए कैसे एक बच्चन का जो अंदाज था वो ये था कि चाहे कितनी ही अंधेरी रात हो, लेकिन अगर दिया जलाना है तो, लेकिन उससे भी आगे देखिए, है आज भरा जीवन मुझ में। वो भरे पूरे जीवन के कवि थे, वहां अधूरापन नहीं था। है आज भरा जीवन मुझ में, है आज भरी मेरी गागर, है आज भरा जीवन मुझ में, है आज भरी मेरी गागर। तो जब ये वो कहते हैं तो वो आनंद की पराकाष्ठा तक ले जाते हैं खुद को। और इसीलिए उनके जीवन के, उनके हालावाद का एक जो उद्देश्य और जो दर्शन निकल के आया, वो निकल के क्या आया, जहां बहा न रस वहीं नरक हुआ। यानी जीवन में अगर रस नहीं है, रस की दशा नहीं है, तो वो जीवन नरक है। सीधा सा दो ही लाइन में सब कुछ कह दिया कि जहां बहा न रस वहीं नरक हुआ। बस नरक की यही परिभाषा है। लेकिन जहां जीवन ही नहीं है और जीवन में रस नहीं है, तो फिर नरक ही तो है वो जीवन। ये बच्चन का हालावाद था। और इसीलिए वो कहते थे, सखी ये रागों की रात नहीं सोने की, कि ये राग की है, अनुराग की है, आसक्ति की है, स्नेह की है, प्यार की है, बेखबर होने की नहीं है। सखी रागों की रात नहीं सोने की, ये मदमातों की रात नहीं सोने की। ये जो मदमस्ती का जो पन था, जीवन का जो अंदाज था, इसलिए कहा बेखबर होना और सुस्ताना, और ये जीवन का उद्देश्य नहीं है। इसलिए इस मिलन यामिनी में ये लेकर के आते हैं। और इससे भी आगे वे जब प्रणय पत्रिका में बात करते हैं, देखिए, सो न सकूंगा और न तुझको सोने दूंगा, सो न सकूंगा और न तुझको सोने दूंगा, हे मन बीने रो न सकूंगा और न तुझको रोने दूंगा, हे मन बीने। यानी सिर्फ मैं ही जाग नहीं रहा हूं, मैं संपूर्ण जगत को जगाने का काम करता हूं। यह था बच्चन का हालावाद। और सिर्फ मैंने अपने आप को ही रोने से नहीं रोका है, मैं चाहता हूं कि जगत में कोई रोए ही नहीं, सब आनंद में रहे। यह था बच्चन का हालावाद। अब आप बताइए, उस हालावाद में सिर्फ मांसल सौंदर्य था क्या? उस हालावाद में सिर्फ और सिर्फ भोगविलास था क्या? उस हालावाद में सिर्फ प्याला, मधुशाला, मधुबाला और ये सिर्फ ये जो प्रवृत्तियां थी, जिसके आधार पर एक बड़ा सा एक गढ़ लिया जाता है कि बच्चन तो मांसल सौंदर्य के कवि थे, भोग विलास के, सिर्फ प्याले की बात करते थे, साकी की बात करते थे, हाला की बात करते थे, ये तो मदिरालय तक की बात करते थे। ये इतनी ही बात थी। और अगर मान लीजिए, अगर बच्चन में इतनी यही बात थी, तो बच्चन को इतनी जन स्वीकार्यता किस आधार पर मिली? कविता का जो अंदाज दिया, ये बहुत बड़ी बात थी। और ये जो बात थी ना, ये बड़े बड़े कवियों ने स्वीकार किया था कि बच्चन उस समय जिस अंदाज में लोगों तक पहुंच रहे थे, उस अंदाज में अब तक कोई कवि नहीं पहुंचा था। भारतीय साहित्य में एक कवि तुलसीदास हुए हैं, जो जन जन के मुंह बोले थे। और आधुनिक युग में मैं कहता हूं एक बच्चन हुए थे, जो जन जन तक के मुंह बोले थे। शिष्ट लोगों के, विद्वानों के, विचारकों के, बुद्धिजीवियों के, अब वाद विवाद को लेकर चलने वालों के लिए बहुत होगा, सच्चाई है।
लेकिन जन लोक, लोक के मुंह बोला कोई कवि था तो वो हरिवंश राय बच्चन थे। लोक बोलता था उसमें और उनमें लोक बोलते थे। इसलिए लोक जीवन की जो झलक है वो बच्चन में बहुत अच्छी मिलती है। इससे भी आगे, जीवन को जीते रह करके, जीवन के भीतर रहते हुए जो हालावादियों ने जो जीवन को एक दर्शन दिया, जीवन को एक आनंद का जो एक मिजाज दिया, जीवन में एक निराशा को एक आशा और उम्मीद का जो एक नया एक समझ लिए एक नया अंदाज के साथ साथ उसको एक जीवन की एक नई दृष्टि सबके सामने खोल कर रख दी, वो उसमें सबसे बड़ा योगदान किसी कवि का था तो वो हरिवंश राय बच्चन का था। इसलिए अब जब आत्म परिचय, एक छोटी सी बात से अपन देखते तब हमें समझ में आ जाएगा परिचय, आत्म परिचय, फिर कवि का क्या आत्म परिचय हुआ। देखिए, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूं। अब ये क्या था? देखिए, सबसे पहली पंक्ति जो है उसी में कवि ने कह दिया जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, यानी मैं संसार से विरक्त नहीं हूं, मैंने संसार को ओढ़ा है, मैंने संसार को भोगा है, मैं संसार को मैंने देखा है। इसलिए जीवन में जो भार है, जो मेरे लिए हो सकता है, जीवन की जो वेदनाएं पीड़ाएं जहां कुछ भी थी उनको मैंने स्वीकार किया है, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। जब मैंने स्वीकार किया है, सहर्ष स्वीकारा है, मुक्तिबोध की भी बहुत प्रसिद्ध कविता है, सहर्ष स्वीकारा है। इसलिए बच्चन कह रहे हैं इसीलिए तो जब मैंने उसको स्वीकारा है इसीलिए मुझे जीवन प्यारा है, इसीलिए क्या, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। क्या चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी वेदनाएं पीड़ाएं कष्ट दुख कुछ भी आ जाए, लेकिन जीवन के प्रति जो मेरी आसक्ति अनुरक्ति, जीवन से मेरा जो लगाव है वो जीवन के प्रति सदैव रहेगा, जीवन के प्रति मेरा प्यार रहेगा। कवि ने यहां मृत्यु की बात नहीं की है। यह है बच्चन का हालावाद, यह है बच्चन का आत्म परिचय। और कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, अब कवि ने सिर्फ अपने जीवन को अपने तक ही नहीं कहा, किसी का बनकर के देखना, किसी के लिए जीकर देखना। अपने लिए जो जीते हैं वो उनका जीना नहीं है, इसलिए कहा मेरा जीवन जो है वो किसी को समर्पित है। अब ये लक्ष्य कितना बड़ा हो सकता है, अपने जीवन को कौन किस से जोड़ पाता है, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। तो जीवन को किस अंदाज में बच्चन ने अपने पाठकों के लिए खोल दिया, ये अद्भुत अंदाज था। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, जैसे कोई वीणा के तार को कहीं से पर भी छूता है तो पूरी वीणा बज उठती है। तो बच्चन भी यही कहते थे कि जीवन में कहीं पर भी किसी के प्रति कहीं भी लगाव है, किसी का कोई जुड़ाव है, किसी का अगर प्यार है, किसी का इस प्रकार का है, तो समझिए मेरा पूरा जीवन उससे भरपूर है, भरा पूरा है। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूं, यानी मेरा जीवन बस यही है, श्वास का आना और जाना। यानी मेरे लिए जो है ना, किसी के प्रति किसी का हो, मेरा सांस आना और जाना ही किसी के प्रति मेरे लगाव का प्रमाण है और किसी के मेरे होने का प्रमाण है। और यह प्रमाण कहां से आया? जीवन से। इस जीवन ही उस कवि के लिए सब कुछ है। जो जीवन जीता है वो आत्म परिचय है। कवि का पहला आत्म परिचय क्या निकल के आया? मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूं। परिचय चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, उस परिचय में अगर मार्मिकता हो, उसमें गंभीरता हो और उसमें कुछ अलग हो, वो अलग हो जो उसका अपना हो, वही तो उसका आत्म परिचय है। और यही बच्चन का आत्म परिचय है। जब हम आगे इस अंदाज में बच्चन की कविताओं को पढ़ेंगे तब हम जानेंगे कि बच्चन का हालावाद क्या है और बच्चन को कैसे पढ़ा जाए और कैसे पढ़ करके बच्चन को पढ़ करके हम अपने प्रश्नों के उत्तर सही कर सकते हैं। जब हम उस मनोवृत्ति को, उस
प्रवृत्ति को, अंदाज को पकड़ लेते हैं और उसकी गहराई को समझ लेते हैं, फिर उनकी कविताएं चाहे कौन सी भी कविताएं आए, आपका उत्तर गलत नहीं होगा। आपने जब भाव बोध कर लिया है तो फिर आप उत्तर बोध में कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। इसलिए रटने वाला वो सिद्धांत यहां सफल नहीं हो सकता। यहां तो पकड़ना है तार को। जिसने तार पकड़ लिया, जिसने उस लय को पकड़ लिया, जिसने कवि के अंदाज को पकड़ लिया, जिसने उस मनोभाव को पकड़ लिया, उसने समझिए सफलता की सीढ़ी को चढ़ना शुरू कर दिया। इसी तरीके से हम पढ़ेंगे। आज बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।